दोस्तों, आप सभी का मशीन लर्निंग इन हिंदी कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुभा गुप्ता इस कोर्स में आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। तो चलिए चलते हैं इस कोर्स से। मशीन लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या आप किसी बैंक की साइट पे जाएं तो आजकल चैटबॉट इनेबल्ड एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड होता है जिससे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब देगा। तो जैसे कि ये HDFC मेरी स्क्रीन पे आप पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये HDFC बैंक का पहला पेज है। तो वहाँ पर अगर आप नीचे राइट साइड पे छोटा सा आइकन देखेंगे आस्क ईवा, तो ये एक AI इनेबल्ड चैटबॉट है। आप अगर अपना कोई क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड कि क्रेडिट कार्ड खोलना है, उसके क्या ऑप्शंस हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये चैटबॉट आपको जवाब देगा। ये AI पावर्ड है, यहाँ पर कोई इंसान बैठ के आपका जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि एक मशीन लर्निंग के एक टूल को ट्रेन किया हुआ है जो कि अब आपके जवाब दे रहा है। इसी तरह अगर कभी आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे गए हैं तो वहाँ पर भी AI इनेबल्ड कैमरास लगे हुए हैं और ये कैमरास अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है तो ये AI इनेबल्ड कैमरा आपकी फ़ोटो खींच लेगा और उसके अंडरनीथ जो AI का सॉफ्टवेयर चल रहा है वो उस इमेज को प्रोसेस करेगा और ये फिगर आउट कर लेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है और आपको ऑटोमेटिकली आपके घर पर चालान पहुंच जाएगा। तो ये भी एक मशीन लर्निंग या AI का एप्लीकेशन है। इसी तरह भारत की पहली एंकर सना AI एंकर जो कि आप आज तक की 9 PM की न्यूज़ में देख सकते हैं। तो इस मॉड्यूल के अंत में हम क्या सीखेंगे? हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग पहले और अब में क्या अंतर आया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। इसी तरह सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, इस सब चीज़ को आप समझ पाएंगे। और एंड में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे जो हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे भी और यूज़ भी करेंगे। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन देखें तो बहुत समय से इंसान हमेशा से चाहता था कि वो ऐसी मशीनें बना सके जो कि ह्यूमंस की तरह सोच सकें और ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकें और ह्यूमंस की तरह परफॉर्म कर सकें, उनमें इंटेलिजेंस हो और उनमें रीजनिंग की कैपेबिलिटी हो। तो 1950 से बहुत पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है, लेकिन 1980s में ये मशीन लर्निंग की टर्म कॉइन हुई और उसके साथ बहुत सारे मेथड्स भी आए जो कि डेटा से अपने आप सीखने की कैपेबिलिटी रखते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं चल पाया। कुछ चैलेंजेस थे, तब भी जो एनालिटिकल मेथड जिनको हम कहते हैं क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन से जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे थे वो हम ज़्यादा एफिशिएंटली कर पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम एक मशीन को डेटा दे दें और मशीन से कहें कि तुम खुद सीख लो और उससे कुछ ऑपरेशंस कराएं, उसके कंपैरिजन में जो हमारे मैथमेटिकली रिगरस हम ये कहें एनालिटिकल एक्सप्रेशंस थे वो ज़्यादा अच्छे से हमें रिजल्ट्स देते थे। लेकिन 2010 के बाद से सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। हमने डीपर आर्किटेक्चर्स को ट्रेन करना सीखा, ये था पहला चेंज। दूसरा चेंज ये था कि जो न्यूरल नेटवर्क्स जो कि ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं, कि जिस तरह हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स के इंटरकनेक्शंस होते हैं, उसी तरह जो एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर था जो हम 2010 से पहले तक शायद 2 लेयर का ही ट्रेन कर पाते थे, वो हम सडनली बहुत ज़्यादा डीपर आर्किटेक्चर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिए। तो जैसे ही वो कैपेबिलिटी आई और जैसे ही वो नो हाउ हमें मिला, उसके बाद हमने पाया कि डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी इम्प्रूव हो गई और इसके साथ ही हमने पाया कि डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस इमीडिएटली बढ़ गए। और क्योंकि ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स जो कि लार्जली ऐसे होते हैं जो कि न्यूरॉन्स और उनके इंटरकनेक्शन से हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ना हम अब ह्यूमन ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है हम उसको तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उसको अब मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम उसको एमुलेट करने की
कोशिश कर रही हैं। तो जिसको हम कहें कि हम ह्यूमन ब्रेन की इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सबसेट कहलाता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का भी एक छोटा सा सबसेट है जो है डीप लर्निंग। तो हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले इसका क्रेडिट हम आर्थर सैमुअल को देते हैं। ये अमेरिकन एआई इंजीनियर थे और इन्होंने मशीन लर्निंग की टर्म को कॉइन किया। इन्होंने 1959 में मशीन लर्निंग की डेफिनेशन दी, जिसमें इन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग क्या है? इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनका कहना था कि अब ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें कि हम कंप्यूटर्स को एक एबिलिटी टू लर्न दे पाएंगे, जिसमें कि हमें उन्हें ये कहना नहीं है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, हमें एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना, लेकिन वो उसमें एबिलिटी हम डाल पाएंगे कि वो सीख जाए। 1980s में न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स आए, लेकिन उनके लिमिटेशंस भी कुछ थे कि जैसे कि डीपर आर्किटेक्चर ट्रेन नहीं हो पा रहे थे, या जब डेटा थोड़ा है तो वो अगर ट्रेनिंग डेटा आपका थोड़ा है तो उनकी परफॉर्मेंस आपके टेस्ट डेटा पे इतनी अच्छी नहीं थी, या जब आपने डिप्लॉय किए सॉल्यूशन तो इतने अच्छे नहीं थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने एनकाउंटर की। हम इसी तरह हम एआई विंटर्स का नाम लेते हैं, कहते हैं फर्स्ट एआई विंटर आई। जो फर्स्ट एआई विंटर हम कहते हैं 1973 टू 1980s तक थी, जिसमें कि हमने कहा कि भाई न्यूरल नेटवर्क बनाया, लेकिन वो तो एग्जॉर भी एक सिंपल न्यूरॉन उसको सिमुलेट नहीं कर पाता। और कुछ रिसर्चर्स बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन काफ़ी सारे रिसर्चर्स उससे एक्साइटेड नहीं हुए। उसके बाद सेकेंड एआई विंटर आई, जो कि हमारी आई 1986 से 1997 तक तकरीबन। उस समय फिर ये हुआ कि 2 लेयर तक तो हम ट्रेन कर पा रहे हैं, लेकिन डीपर नहीं ट्रेन कर पा रहे, स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और फिर एक बार ऐसा लगा कि शायद ये न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स या मशीन लर्निंग इतनी आगे नहीं जाएगी। लेकिन जब से डीपर आर्किटेक्चर्स ट्रेन होना शुरू हुए, तब से तो उसकी परफॉर्मेंस के कोई बाउंड्स ही नहीं है। मशीन लर्निंग में या एआई में हम 3 लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इनमें जेफरी हिंटन, जो कि हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ एआई, इसी तरह योशुआ बेंजियो और यान लुकैन। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं द 3 गॉडफादर्स ऑफ एआई। इनके कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहे। जेफरी हिंटन ने जिस समय 1986 के अराउंड इन्होंने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम से कैसे स्टेबिलिटी से एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाए वो, और उसके बाद डीपर न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे ट्रेन किया जाए, 2006 के बाद इनके पेपर्स और इनके कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। उसी तरह यान लकून और योशुआ बेंजियो के कंट्रीब्यूशन से एआई के फील्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 2000 से पहले हम ये पाते थे कि जो क्लासिकल मशीन लर्निंग थी उसमें डिफरेंट मेथड्स में, जैसे हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, टूल हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, डिसीजन ट्रीज, ये सब बहुत पॉपुलर्स थे। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर था सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्रीज के मेथड्स। लेकिन इन सभी मेथड्स में हमें हैंडक्राफ्ट करने पड़ते थे। हम पहले ही फीचर्स को हमें बनाना पड़ता था कि डेटा हमारे पास आया, हमने उसमें से फीचर्स निकाले, और फीचर्स को निकाल के फिर हम इन मशीन्स को, इन मेथड्स को हम अपना डेटा देते थे। तो थोड़ा सा इनमें परेशानी थी, क्योंकि हैंडक्राफ्ट करने हैं फीचर्स, तो कौन से फीचर्स निकालें, कौन से फीचर्स अच्छे हैं, तो वो सारे हमारे पास चैलेंजेस थे। लेकिन 2000 के बाद जब हमारा बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ने लगा, तो ऐसा महसूस हुआ कि डेटा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा है, तो हमें ऐसा क्यों ना हो कि डेटा से ही मशीन सब कुछ सीखे। ये जो थॉट है
कि हम क्या रॉ डेटा से ही सब कुछ सीख लें, वो उसी में से फीचर्स भी निकाल ले। दैट गेव बर्थ टू डीप लर्निंग। लेकिन उसके साथ ये था कि अगर डीपर आर्किटेक्चर हम ट्रेन कर पाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस होगी, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा लगेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और इस तरीके से जब हम करते हुए जाएंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली उसका टास्क है, हो सकता है उससे रेलेवेंट फीचर्स वो जैसे ही डीपर आर्किटेक्चर में जाएगा वो उसमें से निकालने लगे। तो इसलिए डीप लर्निंग का जो टर्म है कि अगर हम डीपर आर्किटेक्चर ट्रेन कर पाते हैं, सो दैट गिव बर्थ टू दिस डीप लर्निंग फिनोमिनन। जैसे ही हम डीपर आर्किटेक्चर्स को ट्रेन करने की एबिलिटी आई तो उसके साथ ही एकदम ये एरिया एकदम खुल गया। उसके बाद हमने पूरा रॉ डेटा डालना शुरू कर दिया इन मशीन्स में, और हमने कहा कि अब हम अपने आप तो फीचर्स ही नहीं निकालेंगे, बल्कि मशीन को ही कहेंगे या उस मेथड को ही कहेंगे, एल्गोरिथम को ही कहेंगे कि वही फीचर्स निकाले और वही उसके बाद फिर टास्क पे भी परफॉर्म करे। तो जैसे कि फेस रिकग्निशन के लिए मिलियंस ऑफ इमेजेस ऑफ जो कि गूगल पे, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल किया गया और फिर उनसे ट्रेनिंग किया गया। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख पाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, डीप फेस, जो डीप लर्निंग इन शॉर्ट हम डीएल कहते हैं, फेशियल रिकग्निशन, अल्फागो, तो ये एक एआई प्लेयर है ऑफ गो बोर्ड गेम, चैट जीपीटी, एआई बेस्ड चैटबॉट। तो इन सब के एप्लीकेशंस एकदम खुल गए। जैसे ही डीप लर्निंग आई हमने ये भी देखा कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल मेथड्स के बराबर या उसको भी बीट करने लगी। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को इन टेक्नोलॉजीज़ के आते आते एक नया आयाम मिला, और उसके साथ अब हम पाते हैं कि इनके एप्लीकेशंस तो शायद लाइफ के, अगर हम अपने आसपास ही एक दिन में अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हम बहुत सारे एप्लीकेशंस एआई इनेबल्ड अपने आसपास देखते हैं। तो इसलिए मशीन लर्निंग का कोर्स, ये जो फर्स्ट लेवल कोर्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है। अगर हमें मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्टरी कोर्स समझ में आता है तो फिर हम डीप लर्निंग और उससे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ पाते हैं। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या है, हम क्या, जब हम कहते हैं मशीन को सिखाना है तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हम कहते हैं हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए। एक तो टास्क होना चाहिए जो कि मशीन को करना है, फिर अगर मशीन और कुछ एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि हमने कहा कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी या जो हमारा एक्सपीरियंस होगा जिससे हम कहेंगे कि मशीन सीखेगी। तो मशीन लर्निंग में अब क्या है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है विच इज़ सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ही, तो हम उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिससे कि वो लर्न करेगा। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्या लर्न करेगा, एक टास्क को करना सीखेगा, और वो जब टास्क को कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर कैसे करेंगे। उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ मेट्रिक डिफाइन करेंगे जिसको हम कहेंगे पी आर द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। और परफॉर्मेंस मेट्रिक पे उसकी जो आउटपुट होगी, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसको देखते हुए हम उसको उसके एक्सपीरियंस में उस चीज़ को ऐड करेंगे और ये एक पूरा लूप बनेगा। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम will learn from experience E with respect to some task T, and performance measure on this task is measured by P, which will further improve its experience E and so on। और इस तरीके से आइटरेटिवली धीरे धीरे मशीन सीख जाएगी। मशीन लर्निंग हम लार्जली 2 टाइप की पढ़ते हैं, एक हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग और दूसरा हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम उसको टास्क के रिस्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जैसे कि सपोज़ करिए कि हमें क्लासिफिकेशन करनी है कि ये हेल्दी पर्सन है और ये पर्सन है, इसको कैंसर है। तो अगर हमें ये 2 बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो जब हम इनिशियली डेटा देंगे तो उस डेटा में हम लेबल डालेंगे। हम कहेंगे कि भाई ये हम हेल्दी सब्जेक्ट का डेटा दे रहे हैं, ये कैंसर सब्जेक्ट का डेटा दे रहे हैं। तो हम ट्रेनिंग डेटा सेट बनाएंगे और ट्रेनिंग डेटा सेट में काफ़ी सारे सैम्पल्स रखेंगे, कुछ हेल्दी के, कुछ हम डिजीज़ स्टेज के, और हर एक डेटा के साथ उसका लेबल भी देंगे। और अब मशीन को कहेंगे कि भाई हमने तुम्हें फ़ीचर्स अगर इनपुट डालो और हमने तुम्हें बता रखा है कि इन फीचर्स को यूज़ करते हुए आप प्रिडिक्ट करो कि ये हेल्दी है या ये डिजीज्ड पर्सन है। तो
अब हम सुपरवाइज्ड मैनर में सिखा रहे हैं किस तरीके से कि अगर उसने कहीं पर भी एरर करी, किसी सब्जेक्ट का लेवल करेक्टली नहीं प्रिडिक्ट किया, तो हम एरर उसका कंप्यूट करेंगे और उस एरर से फिर उसे सिखाएंगे कि वो फिर उसे कोशिश करे कि उस एरर को नेक्स्ट आइटरेशन में रिड्यूस करे। तो इसे हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि हम कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी डेटा के साथ उसका क्लास लेवल सप्लाई कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं मशीन को सीखे और उसकी परफॉर्मेंस हम उसके मेट्रिक पे मेजर करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कह रहे हैं कि भाई अब हम सिर्फ डेटा दे देंगे और कुछ बता देंगे कि भाई 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो इस डेटा को। अब वो 2 ग्रुप क्या होने चाहिए, हो सकता है हेल्दी और डिजीज होने चाहिए। तो ये है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पर से क्लास लेवल नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कुछ मेथोडोलॉजी तो होगी जो कि वो तब भी बिना उस इंफॉर्मेशन के कुछ ना कुछ टास्क कर लेगा। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ फ्रूट्स थे, चेरी और मैंगो, 2 तरह के फ्रूट्स हैं हमारे पास। तो हमने पहले ट्रेन डेटा बनाया। ट्रेन डेटा में लेट अस से कि मैंने 100 चेरी की इमेजेस डाल दी और मैंने 100 मैंगो की इमेजेस डाल दी, तो मेरे पास 200 इमेज आ गई। अब मैंने हर चेरी की इमेज के साथ मैंने उसका लेबल भी डाल रखा है कि ये चेरी की इमेज है। तो मैंने कहा 2 क्लास हैं, क्लास 0 तो मेरी हो सकती है कि क्लास 0 मैंने कहा क्लास 0 है, क्लास 0 तो मैंने कहा चेरी है, और मैंने कहा क्लास 1 हमने कहा ये हम कह रहे हैं कि ये मैंगो है, मैंगो की इमेज है। तो ये हमारे पास इमेजेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक मॉडल है, जो बीच में आप देख सकते हैं एक मॉडल है जिसको हम ट्रेन करेंगे। इमेजेस को एक एक करके इमेज देंगे या इमेज में से फीचर निकालेंगे, मॉडल को देंगे, मॉडल को आउटपुट प्रिडिक्ट करना होगा ये चेरी है या मैंगो है। और जब वो हमारा मॉडल पूरी तरह से ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हो जाएगा, फिर हम टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन लेंगे। अगर टेस्ट डेटा पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमारा मेथड जो है वो सीख गया। तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन टास्क। लेकिन सुपरवाइज मैनर में किया, क्योंकि पहले मैंने लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा दिया और फिर एंड में मैं टेस्ट डेटा पे उसे चेक कर लेंगे। दूसरा एक टास्क होता है रिग्रेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं भाई जो मेरा आउटपुट है वो डिस्क्रीट है। अगर 2 क्लास है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो क्लास 0 क्लास 1। अगर 3 क्लास का क्लासिफिकेशन है, मैंगो के अलावा मैंने ऑरेंज की भी इमेज दे दी, तो मैं कहूँगी क्लास 2 इज इक्वल टू ऑरेंज। तो अब मेरा 3 क्लास क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन आउटपुट वेरिएबल जो है वो मेरा कैटेगोरिकल टाइप है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। रिग्रेशन में हम ये कहेंगे कि मेरा आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल है। जैसे कि सपोज करिए कि आपको किसी नेबरहुड में हाउसेस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो आप कहेंगे हम नेबरहुड में किस तरह कितना लैंड का प्राइस है, लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वहाँ के डिफरेंट फीचर्स हम इकट्ठे करेंगे और फिर हम कहेंगे कि अगर इस नेबरहुड में हमने घर खरीदा और उसका इतना साइज़ है, इतना एरिया है, तो उसका क्या उसका हाउस का प्राइस होना चाहिए। तो जब हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे रिग्रेशन है, क्योंकि आउटपुट वेरिएबल जो है कॉस्ट ऑफ हाउस वुड बी अ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये हमारा रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन, कि हम डिफरेंट इमेजेस को क्लासीफाई करना चाहते हैं, कैट वर्सेस डॉग, या जैसे अभी हमने फ्रूट्स क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम देखी, या हम सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट आया तो हम देखना चाहते हैं कि सेंटिमेंट पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो तब भी क्लासिफिकेशन की तरह हम उसको प्रॉब्लम को पोजीशन कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन करना चाहते हैं कि कोई हमारे को मेल आई तो ये स्पैम है नहीं है, या कोई हमें मैसेज आया तो इज़ इट टुवर्ड्स अ फ्रॉड और नहीं है, या फिर अगर किसी फिनेंशियल डेटा में ट्रांजैक्शंस हुई तो वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी या नहीं है, तो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बहुत जगह हो सकती है, जहाँ पर कि इक्विपमेंट ऑटोमेटेड मोड में है, तो अगर हम वहाँ पर कि प्रिडिक्टिंग वेदर क्या मशीन इज़ लाइकली टू फेल, क्या वो फेल हो जाएगी, तो हम उससे पहले ही उसके स्टेप ले लें। इसी तरह पर्सनलाइज रिकमेंडेशन हम देखते हैं कि अगर हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं तो वो हमें बाद में रिकमेंडेशन देने लगती है कि भई अब आपने ये देखी इस तरह की मूवीज़, तो इसका मतलब आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद है, तो वो आपको रिकमेंड करने लगती है कि अगली मूवी आप कौन सी देखें। उनके स्टार्स भी बताने लगती हैं कि लोगों ने, आपकी तरह के टेस्ट के लोगों ने उनको कितने स्टार्स दिए। इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप पे या अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रिकमेंडेशन आने लगती हैं। तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के। इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ट्रेडिशनल सेंस में ये हैं कि भाई क्योंकि इन्हें लेबल डेटा चाहिए तो हमारे को बहुत सारा लेबल डेटा की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेट अस से हेल्दी वर्सेस अ कैंसर पेशेंट। अब कैंसर पेशेंट्स का हो सकता है डेटा इतना ना हो जितना कि हेल्दी सब्जेक्ट्स का डेटा है, तो उसमें बायस आ गई डेटा में। एक क्लास का डेटा बहुत सारा है, एक क्लास का छोटा है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेटा कम हो सकता है, डेटा में बायस हो सकती है, किसी एक क्लास का ज़्यादा हो, एक क्लास का कम हो, या हमने मॉडल बनाया, ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ गई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन जब हमने उसे अनसीन डेटा पे हमने सोचा कि अब हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं, कस्टमर की साइट पे गए, डिप्लॉय कर दिया, लेकिन जैसे ही कस्टमर ने अपना डेटा डाला तो पता लगा कि वो तो बिल्कुल बेकार हो गया, काम ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ओवरफिटिंग हो गई मॉडल में। तो इससे पहले कि ये नौबत आए तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और तब हम अपने एंड पे जब टेस्टिंग कर रहे हैं, तभी किसी तरह मॉडल को इस तरीके से ट्रेन करें कि हमें कुछ गारंटी हो कि जब हम उसे डिप्लॉय करेंगे तो वो फेल नहीं होगा। इसी तरह क्या हम फीचर इंजीनियरिंग करें तो क्या हम सारे फीचर, लेकिन कौन से फीचर रखें, कौन से फीचर ना रखें, कौन से फीचर निकालें, या डीप लर्निंग यूज़ करें, तो फिर उसके ट्रेनिंग के अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं और उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग अपने आप में एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मांगता है। उसी तरह मशीन लर्निंग के अगर हम मेथड देखेंगे तो हम क्लासिफिकेशन की अगर ट्रेडिशनल सेंस में ही बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास नाइव बेस्ड क्लासिफायर है, हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट हैं, हमारे पास डिसीजन ट्रीज़ हैं, हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स जो कि क्लासिफिकेशन के ही हैं। तो कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें, उनके हाइपर पैरामीटर्स कैसे चूज़ करें, उनको कैसे ट्रेन करें, जो अपने आप में एक स्किल मांगता है। इसी तरह इंटरप्रिटेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है। हमने कहा कि भाई हमने तो डिजीज़्ड और हेल्दी का क्लासिफिकेशन कर दिया, अब आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि जी आपके हॉस्पिटल में डिप्लॉय कर देते हैं। डॉक्टर कहेगा लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम्हारा मॉडल कह रहा है वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हम तो कुछ देख रहे हैं। अगर वो सीटी मतलब कि अगर वो ट्यूमर वर्सेस नॉन ट्यूमर है तो भी हम देख रहे हैं कि भाई मैंने एमआरआई किया था तो उसमें ट्यूमर दिख रहा है, लेकिन मशीन ने क्या देखा, क्या उसने वाकई वो देखा है जो कि हम देख पा रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी फाइंडिंग दे रहा है। तो इंटरप्रिटेबिलिटी न सिर्फ खुद समझने के लिए कि कौन सा मॉडल अच्छा चला या हमारा मॉडल ट्रेन हुआ या नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कन्विंस कर पाएँ जिसके लिए हमने मॉडल बनाया है कि वो हमारे मॉडल के साथ या हमारे मेथड के साथ लैच हो सके और उसको अप्रिशिएट कर सके कि हाँ ये मेथड जो आपने बनाया बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस हम कहते हैं, जो कि हमें एड्रेस करने होते हैं जब हम मशीन लर्निंग का टास्क करते हैं। इसी तरह अब हम अगर दूसरा फ्रेमवर्क देखें जो कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि एल्गोरिथम्स हम डेटा दे देंगे, वो अपने आप कुछ हिडन पैटर्न्स ढूंढेगी, स्ट्रक्चर्स ढूंढेगी और उसके बाद अपने आप कुछ बिना हमारे लेबल्स दिए या कुछ दिए वो अपने आप कुछ ना कुछ टास्क उस पर करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस टास्क होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग में। तो क्लस्टरिंग में हम कहते हैं भाई सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप टुगेदर कर दो। तो हम ए प्रायरी ये नहीं बता रहे हैं कि भाई हमें पता है इसमें कि भाई ये डॉग की इमेजेस हैं, ये कैट की इमेजेस हैं, क्योंकि हो सकता है हम तो लेबल ही ना कर पाए हों या कोई और कारण हो, एप्लीकेशन ऐसा हो जिसमें हम
बता ना पाए हों कि उनमें क्लास लेवल क्या है, हम डाल ही नहीं पाए हैं। तो अब हम चाहेंगे कि अगर हम सारा डाटा इकट्ठा डाल दें तो वो क्लस्टरिंग कर ले, और क्लस्टरिंग में वो अपने आप 2 क्लस्टर बना दे। लेकिन वो कैसे बनाए? अगर वो बहुत अच्छे क्लस्टर बने तो इसके अलावा वो डिस्टिंक्ट फीचर्स अपने आप देख पाएगा और उसे कर पाएगा। इसी तरह अगर मैंने मैंगो और चेरी की इमेजेस अनलेबल्ड ही डाल दी होती, तो अब उसको खुद ही क्लस्टरिंग करके 2 सेट ऑफ इमेजेस जब वो बनाएगा तो वो वाक़ई मैंगो अलग हो जानी चाहिए इमेजेस और चेरी अलग हो जानी चाहिए। तब हम कहेंगे वाक़ई अनसुपरवाइज़्ड मैनर में भी मशीन ने सीख लिया, कुछ हिडन पैटर्न वो देख पा रही थी। तो ये है एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का। तो कई बार हमारे पास इनपुट डेटा में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा डायमेंशन है, और हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि मशीन उसको उसमें से वही फीचर्स या इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल ले जो कि उसके लिए रेलेवेंट है और जिसके बेस पर वो उसको टास्क को एकम्प्लिश कर पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसके भी अपनी यूटिलिटी है। अब इसके भी एप्लीकेशंस हैं। एनोमली डिटेक्शन एक एप्लीकेशन है कि आप रेयर इवेंट या अनयूजुअल इवेंट डेटा में से निकालना चाहते हैं, तो वो अगर आपने क्लस्टरिंग किया तो हो सकता है जो एनोमलस इवेंट है वो आपका सेपरेट हो जाए। इसी तरह क्लस्टरिंग तो हमने बात ही किया। कस्टमर्स के बिहेवियर के हिसाब से अगर आप कस्टमर्स को क्लस्टर करना चाहते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि भाई कौन से कस्टमर्स अलग अलग बिहेवियर के हैं। तो हो सकता है अब आपके पास कोई लेबल नहीं है, आपके पास बहुत सारा डेटा था, आपने उस डेटा को डाल दिया और मशीन ने क्लस्टर कर दिया, और अब आप उनको देख पाते हैं कि ये तो डिफरेंट बिहेवियर के कस्टमर्स हैं। एंड वन कैन जो आपकी कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या इस तरह के जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हैं, दे कैन देन इवॉल्व देयर ओन स्ट्रैटेजीज़ ऑफ डीलिंग विद द पॉलिसीज़। इसी तरह डिमेंशनैलिटी रिडक्शन तो हमने अभी बात किया कि कई बार बहुत सारे डेटा में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हम उनको रिड्यूस भी करना चाहते हैं। ऐसे ही एक एप्लीकेशन है टॉपिक मॉडलिंग। तो अब हम इसमें कहते हैं कि भाई ढेर सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, लेकिन मैं पता करना चाहती हूँ उनके अंडरलाइंग थीम्स या टॉपिक्स क्या हैं। तो टॉपिक मॉडलिंग वो भी हम क्लस्टरिंग से कर सकते हैं। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के भी जब हम मेथड को ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसके भी अपने चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो इवैल्यूएशन, जहाँ हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर अगर हमने लेबल्स हैं कि भाई ये मैंगो है, ये चेरी है, तो अब हम वहाँ पर एक्यूरेसी की टर्म्स में बात कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफाइंड गोल था हमारा और हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। लेकिन जब आप अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जब आपने क्लस्टरिंग किया, आपने कहा मैं तो कस्टमर को लेबल तो दे नहीं रखा, लेकिन कस्टमर डिफरेंट बिहेवियर के हिसाब से मुझे डिफरेंट बिहेवियर के कस्टमर्स के ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब इवैल्यूएशन मीट्रिक आपका कोई क्लियरली डिफाइंड इवैल्यूएशन मीट्रिक नहीं होता। बहुत सारे मीट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग में, लेकिन अब कौन सा मीट्रिक आपके काम आएगा और उस एप्लीकेशन में यूज़फुल होगा, वो अपने आप में एक चैलेंज होगा जो कि हमें समझ पड़नी चाहिए कि हमें किसे यूज़ करना है। इंटरप्रेटेबिलिटी दोबारा, अब हमने क्लस्टरिंग किया तो किस क्लस्टर की क्या इंटरप्रेटेबिलिटी है वो तो हमें जब तक वही नहीं मिलेगी तब तक हम उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। फिर इसी तरह स्केलेबिलिटी क्लस्टरिंग में कई बार चैलेंज हो जाता है। अगर बिग डेटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या हमें उसका कोई कॉम्पिटिशनली एफिशिएंट मेथड बनाना पड़ेगा। फिर कैसे पता करें कि भाई मेरे डेटा में क्लस्टर कितने बनने हैं, 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। तो वो अपने आप में एक, हम इसको कहते हैं मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में हाइपर पैरामीटर, कि भाई ये हाइपर पैरामीटर या ये नंबर कितना हो। तो कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जिसको आप कहते हो कि भाई मैं तो नंबर देता जाऊंगा और वो करता जाएगा, फिर मैं उनका मीनिंग निकालेंगे हम क्लस्टर्स का और फिर पता करेंगे कि भाई कितने ऑप्टिमल क्लस्टर्स से। कुछ मैट्रिक्स पे हम ग्राफ भी बनाते हैं और फिर कहेंगे कि कहीं पर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर रुक जाओ, यही आपके ऑप्टिमल क्लस्टर्स होंगे। लेकिन थोड़ा सा चैलेंज है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है, और तकरीबन मशीन लर्निंग के चाहे हम सुपरवाइज कर रहे हैं या अनसुपरवाइज लर्निंग के मेथड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका अपना एप्लीकेशन का जो नॉलेज है, जो डोमेन नॉलेज है, वो आपको बहुत हेल्प करता है आपके मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो ये एक
सॉर्ट ऑफ ये एक सजेशन भी है कि जब भी आप मशीन लर्निंग को लगाएं तो एक ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी की तरह तो ना ही लगाएं। पहले अपने डेटा को देखें, डेटा समझें, एप्लीकेशन डोमेन समझें, फिर मेथड और फिर उनके मीट्रिक और फिर उन सब चीज़ों को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप रिज़ल्ट भी जल्दी पाएंगे और वो एफिशिएंट रिज़ल्ट और बहुत एफिशिएंट मेथड भी बनेगा। इन सभी मेथड्स में चाहे वो आपका सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी अक्सर हमें करनी होती है और डेटा को तैयार भी करना होता है, जो अपने आप में कई बार चैलेंज हो जाता है। तो अब इस कोर्स में हमारे कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होंगे, हम ट्यूटोरियल्स करेंगे। ट्यूटोरियल्स में हम सॉर्ट ऑफ हैंड्स ऑन कोडिंग की एक्सरसाइज होगी और उसके एंड में हम एक आध कुछ एग्जाम्पल आपके भी करने के लिए देंगे। लेकिन हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप एटलीस्ट पाइथन के बेसिक समझ सकते हो, आप पाइथन पे काम कर सकते हो। कुछ लाइब्रेरीज़, अगर आप अभी थोड़ा समय है, आप इन लाइब्रेरीज़ को रिवाइज़ करें। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इन सब को हम यूज़ करते हैं जब हम पाइथन में कोडिंग करेंगे। इसी तरह डेटा टाइप्स, नमपाई एरेज़ क्या होती हैं, पांडास में डेटा फ्रेम्स कैसे बनते हैं, लिस्ट, डिक्शनरीज़, इन सब की नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया है। विजुअलाइजेशन हम कैसे करें, हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, लाइन प्लॉट एक्सेट्रा कैसे बनाएं, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज़ करें। हम फ्री रिसोर्स गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। आप अपने एंड पर भी कुछ भी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं और उस पर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि जो आपको मशीन लर्निंग में एंटर करते ही थोड़ा बहुत पता हो, तो वो होता है, पहला है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा है और डेटा में हम डेटा को जो जितना भी डेटा है हम उसे ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करते हैं। तो जैसे सपोज़ करिए कि अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रही हूँ और मेरे पास 50,000 इमेजेस हैं, ठीक है, और मेरे को करना है, टास्क है मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर तो मेरा डेटा बहुत सारा है तो हम कहेंगे कि हम इसको 80% मैंने ट्रेन में ले लिया और 20% मैंने टेस्ट में ले लिया। ये मैंने ट्रेन में ले लिया। कई बार हम इसको 70-30 स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेटा पे अब हम ट्रेन करेंगे, अपने मॉडल को ट्यून करके, फाइन ट्यून करके बना देंगे। और जब हम ट्रेनिंग डेटा पे भी जब हम मॉडल को बनाएंगे तब भी उसके एंड में हम उसके परफॉर्मेंस मीट्रिक देखेंगे। तो परफॉर्मेंस जिनको हम कहते हैं इवैल्यूएशन मीट्रिक्स हो सकते हैं आपके, एक्यूरेसी, हम कई बार बात करते हैं अगर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर। तो ये हमारे कुछ मीट्रिक होते हैं जिनको हम देखते हैं। तो हम इन मीट्रिक्स को ट्रेनिंग डेटा पे भी निकालेंगे जब वो हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, और टेस्ट डेटा पे भी इन मीट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे। तो अगर मैंने 3 मेथड बनाए जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के हैं तीनों मेथड की मैं परफॉर्मेंस ट्रेन डेटा पे भी देखेंगे, टेस्ट डेटा पे भी देखेंगे, और हम देखेंगे किस मेथड से कंसिस्टेंट भी है परफॉर्मेंस और अच्छी भी है। तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है और सपोज़ करिए कि हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो मेरी एक्यूरेसी, अगर मेरा बैलेंस डेटा है, बैलेंस डेटा का मतलब मेरा तकरीबन डेटा दोनों क्लास का बराबर बराबर सा है। तो हो सकता है कि मेरी एक क्लास की 24,000 इमेजेस हैं, दूसरी की 26,000 इमेजेस हैं, तो तकरीबन बराबर बराबर डेटा है। तो ये मेरा बैलेंस्ड में बड़े आराम से मैंने मॉडल एक ट्रेन कर लिया, बना लिया। एक्यूरेसी अगर हम देखेंगे तो एक्यूरेसी तो मेरी अच्छी जानी चाहिए। अगर मैं रैंडम गेस भी करूं कि भाई ये इमेज क्लास 0 की है, क्लास 1 की है, तो भी मैं 50% एक्यूरेसी पा लेंगे। तो अगर हमारा वाकई क्लासीफायर ट्रेन हो गया तो एटलीस्ट वो 60% से तो ऊपर ही मेरी एक्यूरेसी देगा। तो कहीं 70-72 उतना तो हमारा क्रॉस हो जाता है, तो वी आर सेफ कि हाँ मेरा मॉडल कुछ ट्रेन हो रहा है। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का हम ध्यान रखेंगे, और डिफरेंट मैट्रिक्स जो हैं उनकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है जो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे भी। बट एटलीस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कि हमें ट्रेनिंग करने के लिए डेटा अलग रखना पड़ता है, और टेस्ट डेटा जिसको हम कई बार कहते हैं हेल्ड आउट सेट कि इसको तो हमने देखा ही नहीं है और इस पे हम एंड में परफॉर्मेंस देखेंगे। एंड में जब परफॉर्मेंस देखेंगे टेस्ट डेटा पे, तो अगर वो कंसिस्टेंट सा रहा, अच्छा रहा, तो इसका मतलब वो चलेगा। लेकिन अगर डेटा मेरा थोड़ा है, यहाँ तो अगर ज़्यादा है तो बस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे, अगर थोड़ा है तो हम करते हैं क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन।
वो हम आगे सीखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसके अलावा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हमें समझ पड़नी चाहिए। फिर सबसे पहले मॉडल बनाने से पहले भी हम डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको जो आता है हमारे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जैसे कि बाइनरी क्लासिफिकेशन मेरे पास 50,000 इमेजेस आ गई, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि भाई किस क्लास की कितनी इमेजेस हैं, वो नंबर्स होना चाहिए। हम इमेजेस को सी थ्रू भी करना चाहिए कि भाई सारा डेटा हमारा ठीक ठाक है, चाहे थंबनेल से ही देख लें कि भाई डेटा ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इमेजेस ही करप्टेड हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर क्या डेटा नॉइजी तो नहीं है, इमेजेस नॉइजी तो नहीं है, नॉइजी होंगी तो हो सकता है मेरा मेथड सीख ही ना पाए, या उसमें लेबल्स तो नहीं इनकरेक्ट हो गए हैं, तो वो भी हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, अगर मेरा बहुत सारे फीचर्स का डेटा है तो मैंने हर फीचर पे देखना है कि हर फीचर अवेलेबल है, कोई फीचर मिसिंग तो नहीं है, कहीं नल वैल्यूज़ तो नहीं है। हो सकता है कि मैंने सब्जेक्ट्स का हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि उनका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम ये सब मॉनिटर हुआ था, लेकिन कईयों का हीमोग्लोबिन नहीं है, कईयों का एलडीएल, एचडीएल की वैल्यूज़ नहीं है, तो मिसिंग डेटा तो नहीं है। डेटा में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने नोट कर रखा है भाई हाइपरटेंशन है या नहीं है, 1000 पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया लेकिन सिर्फ 10 ही को हाइपरटेंशन थी, बाकी 990 को तो थी नहीं, तो वो फीचर ही नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आती है। तो सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं और ये देखते हैं कि डेटा में से हमें क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना, क्लीन करना है, डिनॉइस करना है, नहीं करना है, कहीं करप्टेड वैल्यू तो नहीं है, कुछ इमेजेस या कुछ सैंपल का डेटा तो करप्टेड नहीं है, और किस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इम्बैलेंस है या नहीं है। सारी चीज़ें हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में देखते हैं, जो कि ये सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब आप बताएंगे इसको। हम क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का है? पहला है प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइस, दूसरा है हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना, तीसरा है कस्टमर सेगमेंट्स को क्लस्टर करना, क्लस्टरिंग कस्टमर सेगमेंट्स, और चौथा है आइडेंटिफाइंग स्पैम ईमेल्स। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये आंसर है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला देखूँ प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइस, तो ये तो, और हैंड रिटन डिजिट्स रिकॉग्निशन, ये दोनों सुपरवाइज्ड लर्निंग के टास्क हैं। तीसरा क्लस्टरिंग क्लस्टर सेगमेंट्स, ये हमारा अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग का टास्क है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। चौथा है आइडेंटिफाइंग स्पैम ईमेल्स, ये फिर सुपरवाइज लर्निंग का टास्क है, क्योंकि पहले हमें मशीन को सिखाना पड़ेगा कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक से समझ लिया था। समरी में हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा? हमने इंट्रोडक्शन देखा, मशीन लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों सीखनी है, उसके दो टाइप सीखे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे हमने, और फिर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। चलिए आगे मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।